हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही शानदार तरीके से लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के अपने परिवार फ्यूचर लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो बिहार डीएलएड 2026 का जो मैथ का सेट 1 का क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। यह क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। चलिए इसी को हम लोग आज करने वाले हैं। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सवाल क्या है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन में से अपरिमेय संख्या कौन सा संख्या नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसा संख्या जो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, यानी कि जितना भी रूट वाले नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा √7। तो ये जो √7 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड ऑप्शन देखिए मेरा √13, ये भी क्या है मेरा एक अपरिमेय संख्या है। और थर्ड देखिए √25, ये जो √25 है इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, यानी कि जो रूट वाला नंबर है √25 को हम लोग 5 लिख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा √31, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे हैं तो भागफल क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो हम 47 में 379 से अगर भाग लगाए तो उसका क्या शेष 3 बचता है, तो उसका भागफल क्या होगा। तो देखिए, अगर जो हम 43 में 379 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या, अगर इसको हम 8 टाइम लगाएं तो कितना आएगा 376, यानी कि अगर हम 47 में 379 को भाग देंगे तो क्या मेरा शेष 3 तो बच ही रहा है, उसका भागफल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह भागफल है मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही बेसिक सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एचसीएफ कितना का 6 है तो एलसीएम इस नंबर का मान क्या होगा। यानी कि ये जो नंबर है उसका क्या हम लोग को एचसीएफ बता दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, उसी नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि ये जो दो नंबर है उसी का क्या प्रोडक्ट। देखिए एचसीएफ मेरे पास क्या गिवन है, कितना है एचसीएफ मेरे पास 6 है और एलसीएम हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। और जो दो नंबर है वो भी क्या है मेरे पास गिवन है, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 54 और सेकंड नंबर क्या है मेरा, सेकंड नंबर है 78। देखिए यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम बराबर 54 इंटू 78। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जगह तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, जैसे कितना टाइम 9 टाइम। अब 9 में 78 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 702, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिघाती बहुपद, यानी कि तीन घात वाला बहुपद क्या दिया गया है, x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 का जो शून्य है वो क्या है अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये जो त्रिघाती बहुपद है उसका क्या शून्य दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है अल्फा बीटा गामा। तो हमसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए इक्वेशन क्या है मेरे पास x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 मेरे पास इक्वेशन गिवन है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या सम ऑफ जीरोज क्या होता है त्रिघाती बहुपद का -b/a, यानी कि ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो क्या होता है -b/a, और ये जो -b होता है क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि एक x² का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है -7, यानी कि -7 अपॉन एक क्या बताता है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 7। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया? अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है मेरे पास? यदि बहुपद, यानी कि मेरे पास एक बहुपद दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो बी का मान क्या होगा? यानी कि ये कह रहा है कि बी का मान मेरे पास क्या होगा? तो देखिए इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी। ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या हो जाता है? 1। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? आप सी अपॉन ए, यानी कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे देखिए, हम लोग जानते हैं क्या, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। जो अल्फा प्लस बीटा होते हैं क्या? माइनस बी अपॉन ए। ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन 1, यानी कि माइनस बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या कहेंगे? हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर सकते हैं कि क्या, ये जो माइनस बी है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, यानी कि ये जो बी है किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ 1। यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है? ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी है उसका क्या? शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मेरे से बी का मान पूछा, तो बी का मान क्या आ गया? माइनस के 1, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि युगपत समीकरण का निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर जो क्या युगपत समीकरण है उसका क्या निकाय का कोई हल नहीं हो, यानी कि उस समीकरण का कोई हल, कोई सॉल्यूशन ना निकले, तो पूछ रहा है कि वो समीकरण निकाय क्या कहलाता है? तो ये समीकरण क्या कहलाता है बताइए आप लोग? ये समीकरण क्या कहलाएगा? देखिए ये समीकरण जो है वो क्या कहलाएगा? अविरोधी। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का अपन ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4, यानी कि एक्स कॉमा वाई क्या है मेरा? एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। इक्वेशन क्या है मेरे पास? एम एक्स प्लस बी वाई प्लस एन बराबर 0 में कितने अधिकतम हल होंगे? यानी कि इस इक्वेशन में मेरे पास कितने अधिकतम मतलब कितने ज़्यादा हल होंगे? तो देखिए इक्वेशन मेरे पास है एम एक्स प्लस बी वाई प्लस एन। ये मेरा क्या है? इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है और इसके बराबर 0 है। और एक्स और वाई का क्या कर दिया गया है, यानी कि एक्स और वाई का हम इनफाइनाइट वैल्यू डाल सकते हैं ना। एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो मेरा क्या अलग अलग सॉल्यूशन आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो इसका जो है वो क्या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि अधिक सॉल्यूशन इसका क्या है? पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास 1 दिया गया है और y का वैल्यू क्या दिया है? 6, समीकरण एच एक्स माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 का हल हो, यानी कि इस सॉल्यूशन का क्या हो? हल हो। हल करने का मतलब हो गया इस क्वेश्चन को, ये जो इक्वेशन है उसको क्या सेटिस्फाई करे, तो बताना है हमको कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मेरे पास जो इक्वेशन है एच एक्स माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर, देखिए इसमें हम एक्स का वैल्यू अगर 1 डालें और वाई का वैल्यू क्या डाल दें? 6 डाल दें, तो ये क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए इसमें हम एक्स का और वाई का वैल्यू पुट अप करते हैं। तो देखिए
8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 माइनस ए इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया गया है 6 बराबर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 माइनस 6 से प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब कि द्विघातीय बहुपद को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो द्विघातीय बहुपद है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 8 है। अब हमको दो नंबर ऐसा सोचना होगा जिससे क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या मेरा 8 आ जाए, और उसी दो नंबर को क्या जोड़ या घटाने पर क्या आ जाए मेरा 6 आ जाए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0। यानी कि अगर हम -4a -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 8 आ जाएगा, और उसी दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या माइनस का 6 आ जाएगा। अब इस दोनों में से हम लोग ए को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा a-4। सिमिलरली यहाँ से क्या माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या a-4 बच जाएगा बराबर 0। अब दोनों में से हम क्या a-4 को क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से हम लोगों ने a-4 को कॉमन ले लिया। मेरे पास शेष क्या बच गया a-2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे a-4 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार क्या करेंगे a-2 को 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a-4 बराबर 0 करते हैं। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, और दूसरा क्या मेरा a-2 को 0 करते हैं, ये बराबर यानी कि मेरा क्या 2,4, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है और बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा एक आ गया 2, और दूसरा क्या आ गया मेरा 4 आ गया। समझ गए, आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए 0 के बराबर नहीं है और ये बी है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, तो हमको बताना है ए प्लस बी बराबर 0 मेरे पास क्या है गिवन दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मेरे पास गिवन क्या दिया गया है, मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है वो क्या है 0 है। अब हम लोग को एक फार्मूला याद होगा, कौन फार्मूला, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab वाला फार्मूला याद है आप लोग को। क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बाद क्या माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी, यानी कि माइनस बी सी माइनस ए बी और माइनस के ए सी होता है। देखिए इस टर्म को हम लोग ये जो इतना टर्म है, ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये भी एक क्या बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर में क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग को एक पावर को क्या करना होगा कट करना होगा। देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी सी, यानी कि ए बी सी हम क्या करें दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है ए क्यूब प्लस ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए पी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी बराबर यहाँ पे क्या मिल गया 3abc
अपॉन में ए बी सी। अब यहाँ से देखिए कौन कौन टर्म कटेगा। यहाँ से ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा सबसे पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है सी का क्यूब, इसका क्या स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है बी का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ए का स्क्वायर। यहाँ से देखिए मेरे पास क्या देखने को मिल रहा है, ये जो मेरा ए स्क्वायर अपॉन ए बी है प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया 3 मिल गया। यानी कि मेरे से क्या पूछ रहा था, मेरे से इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो मेरे से इसका वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया 3। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पढ़िए। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल देखिए, रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा जो शेष भाग है वो क्या 120 रुपया 12% स्टॉक में लगाता है। यानी कि जो रमेश है वो क्या अपना धन का, अपना जो उसका धन है उसका क्या 96 रुपये का 9% वो क्या स्टॉक में लगाता है और शेष भाग जो 120 रुपया उसके पास बच जाता है वो क्या 12% स्टॉक में लगा देता है। फिर है यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो, यानी कि ये दोनों स्टॉक है उसका क्या वार्षिक जो लाभांश है वो क्या बराबर हो, तो दोनों स्टॉकों में लगने धन का अनुपात क्या होगा। यानी कि ये दोनों स्टॉक है उसमें क्या लगने वाला जो धन है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो स्टॉक फर्स्ट है तो कितना रेशियो दिया है, स्टॉक फर्स्ट का क्या रेशियो दिया है 9%। स्टॉक फर्स्ट का 9% का मूल्य रुपया कितना है, स्टॉक फर्स्ट का 9% का मूलधन क्या है, मूलधन मेरे पास क्या है 96 रुपया। उसी तरह से जो स्टॉक 2 है उसका क्या कितना परसेंट है 12% और उसका मूलधन क्या है, का मूलधन कितना हो जाता है मेरे पास 120 रुपया। मूलधन कितना हो जाता है 120 रुपया। अब देखिए ये जो दोनों स्टॉक है उसका क्या दोनों स्टॉक का जो वार्षिक लाभांश है वो क्या है समान है। यानी कि दोनों स्टॉक है उसका क्या वार्षिक लाभांश समान है। यानी कि जो स्टॉक फर्स्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा सेकंड के। स्टॉक फर्स्ट इज इक्वल टू स्टॉक सेकंड। यानी कि जो पहला स्टॉक है वो किसके बराबर हो जाएगा दूसरे के स्टॉक के। अब देखिए निवेश फर्स्ट क्या है, निवेश फर्स्ट का क्या निवेश फर्स्ट का 96 कितना परसेंट है 9%। यानी कि निवेश फर्स्ट का 9%, निवेश फर्स्ट का 9% 96 रुपया किसके बराबर हो जाएगा निवेश सेकेंड। निवेश सेकेंड का कितना कितना रुपया है 12% का 120 रुपया। यानी कि जो निवेश फर्स्ट है उसका क्या जो लाभांश है वो किसके इक्वल हो जाएगा निवेश सेकेंड के इक्वल। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने पर क्या देखने को मिलेगा जो निवेश फर्स्ट है वो किसके बराबर है निवेश सेकेंड के।
निवेश जो फर्स्ट है वो किसके बराबर है? निवेश सेकंड के। देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, निवेश तो 120 इधर आ जाएगा, 12 इंटू है 96। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर देंगे क्या, में आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या 152/1080। अब इसको हम लोग काट देंगे तो क्या मेरा 16/15 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? क्वेश्चन कह रहा था कि रमेश के पास कुछ धन था, वो क्या 96 रुपये का 9% स्टॉक में लगा दिया, और जो बचा हुआ धन था उसका क्या 12% एक और स्टॉक में लगाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये क्या दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान है, तो क्या दोनों स्टॉक में लगने वाला धन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी का निर्धारित मूल्य, यानी एक घड़ी का निर्धारित मूल्य कितना है 720 रुपया। एक व्यक्ति ने 2 क्रमांक बटा करवा कर वह घड़ी, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो क्या 2 क्रमांक बटा करवा दिया, उसमें क्या उसका मूल्य कितना हो गया 550.80 रुपया। यदि पहला बटा 10% था तो दूसरा क्रमांक का बटा मान क्या होगा, यानी कि जो पहला क्रमांक है उसका बटा कितना है 10%। तो देखिए मेरे पास जो अंकित मूल्य है वो कितना दिया है, मेरे पास जो अंकित मूल्य है कितना गिवन है 720 रुपया मेरे पास गिवन है। अब देखिए हमसे कह रहा है क्या एक व्यक्ति ने 2 क्रमांक बटा करवा कर वही घड़ी कितना में खरीदा 550.80 रुपया में। देखिए जो अंकित मूल्य है 720 रुपया, अंकित मूल्य का क्या 10%, यानी कि अंकित मूल्य का 10% कितना हो जाएगा 90/100। पूरा कितना होता है 100 होता है, उसमें क्या 10% घट जाएगा तो मेरा क्या 90/100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बराबर मेरा कितना मूल्य है 550.80 रुपया, यानी कि देखिए जो अंकित मूल्य है उसका क्या पहला बटा 10% था, यानी कि पहला बटा का 10% क्या हो जाएगा 90/100। पूरा कितना होता है 100 होता है, उसमें क्या 10 घट जाएगा। और उसके बाद क्या दूसरा क्रमांक का बटा, मतलब उसमें कितना घटवा दिया 100 - 6, यानी कि 100 में से कुछ घटेगा, और उसका मूल्य कितना है 550.80 रुपया। यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखिए ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो 100 है उसको क्या इस पॉइंट को हटा देते हैं। देखिए मेरे पास क्या बचता है 72 इंटू 9 इक्वल टू इंटू 100 माइनस एक्स बराबर कितना है 5000 55,080 रुपया। अब देखिए अगर हम इसको इसको काटें 9 से तो कितना टाइम काटेगा 6120। अब इसी 6120 को 72 से फिर से काटे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 85, यानी कि मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बच गया 100 माइनस एक्स जो है तो कितना हो गया 85, यानी कि अगर हम एक्स को उधर लाएं और 85 को इधर ला दें, यानी कि 100 माइनस 85 बराबर एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना मिल गया 15 मिल गया। यानी कि ये जो दूसरा क्रमांक का बटा है उसका मान कितना हो जाएगा, जो दूसरा क्रमांक का बटा है उसका मान कितना होगा, उसका मान हो जाएगा कितना 15%, उसका मान क्या हो जाएगा 15%। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बिंदु है -3, -4 तथा 1, -2 को मिलाने वाली
रेखाखंड वाई अक्ष यानी कि उसका अनुपात कितना में बाँटती है? यानी कि इस क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है, देखिए मेरे पास एक लाइन है, ये मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, ये भी मेरा कोई एक लाइन है, ठीक है? उसको क्या वाई अक्ष यानी कि बीच में कोई पॉइंट होगा वो क्या इसको 2 पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर दे रहा है। तो मान लीजिए ये P इसको क्या m रेशियो n के रूप में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए कुछ भी उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है -3 -4 और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 -2 और उसके बाद देखिए कह रहा है मिलने वाली वाई अक्ष यानी कि वाई अक्ष कहने का मतलब एक्स 0 हो जाएगा और वाई कुछ होगा। तो हम लोग क्या है डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये क्या हो जाता है मेरा x1 y1 और ये क्या x2 y2 x y। अब हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था जो कि एक्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एक्स को फाइंड आउट करने का तरीका है एक्स बराबर एम को इससे इससे गुना करिए, एम जो है वो इसको x2 से मल्टीप्लाई करिए यानी कि mx2 प्लस एन को y1 से यानी कि ny1 अपॉन में इस दोनों को जोड़ देना है यानी कि m प्लस n। अब देखिए x का वैल्यू कितना है मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना ये 0। 0 बराबर m क्या है और x मेरा पे क्या है यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो mx2 है उसका वैल्यू देखिए x2 का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 है यानी कि m इंटू 1 प्लस n। y1 का वैल्यू कितना है y1 का वैल्यू है -4 यानी कि -4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 बराबर m -4n, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग m बराबर माइनस के प्लस के 4n। m का वैल्यू कितना मिल गया प्लस का 4n। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि क्या जो लाइन जो बांट रहा है उसका अनुपात क्या होगा, मानिए कि ये जो लाइन है उसका क्या अनुपात बताना है हम लोग को, इस लाइन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये जो लाइन है उसका अनुपात क्या होगा, तो देखिए अगर हम लोग m अपॉन n कर देंगे यानी कि m अपॉन n करेंगे तो क्या 3/1 यानी कि जो रेशियो निकालेंगे हम लोग m/n वो कितना हो जाएगा 3:1 यानी कि ये जो लाइन है वो क्या कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में क्या कर रहा है ये लाइन डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि बिंदु a,0 0,b और 1,1 समरेखीय हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए 3 बिंदु है, मान लीजिए देखिए ये लाइन है या कोई सा भी लाइन है, मान लीजिए ये भी एक लाइन है, तो क्या 3 पॉइंट है संरेखीय कहने का मतलब एक ही लाइन पर तीनों जो पॉइंट है वो क्या कोइंसाइड कर जाना यानी कि इस एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट को आ जाना। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी का मान क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है ए बी का मान क्या होगा। तो देखिए मेरे पास पॉइंट क्या गिवन है 1,0 0,b और 1,1 मेरे पास क्या है पॉइंट गिवन है, मेरे पास क्या है पॉइंट गिवन है। अब देखिए यहाँ से हम x1 x2 का वैल्यू निकाल कर देखें
यानी कि कहने का मतलब x1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा? x1 बराबर a, x2 बराबर 0 और x3 बराबर क्या? 1। उसी प्रकार से हम लोग y1, y2 और y3 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? 0 और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? b और y3 जो बच गया उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? y3 बराबर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोगों ने ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका सीखा था? क्षेत्रफल ट्रायंगल का क्या होता है? ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है आप लोग बताइए? देखिए जो ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? x1 इंटू क्या? y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या? y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू उसके बाद क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। ये मेरा क्या है? ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग x और y के क्या करेंगे? वैल्यू पुट आउट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो क्या मेरा ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए x1 मेरे पास क्या है? x1 क्या है? ए है। उसके बाद देखिए y2 माइनस y3 क्या है मेरे पास? b -1 यानी कि b -1 प्लस x2 क्या है मेरे पास? x2 क्या है? x2 0 0 इंटू y3 माइनस y1 क्या है मेरे पास? 1 -0 यानी कि 1 -0 प्लस x3 क्या है मेरे पास? x3 क्या है? 1 है। x3 क्या है? x3 1 है। तो क्या यहाँ पे 1 इंटू y1 माइनस y1 क्या है? 0 0 माइनस b। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या ए बी माइनस ए, ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास? माइनस बी। यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास? माइनस बी। ठीक है, माइनस बी। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि क्या ये 0 के बराबर हो गया। तो हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए ये भी है, उसको ये दोनों को उधर ले जाइए, ये दोनों टर्म है उसको क्या उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। यानी कि ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर हो गया। ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? ए बी के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अप्रभाषित पद क्या है? यानी कि जो आधुनिक गणित के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो अपरिभाषित सब पद है वो क्या इनमें से क्या है? यानी कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास बिंदु। अब बिंदु क्या होता है? देखिए बिंदु इसे कहते हैं, देखिए किसी भी समतल में किसी भी पॉइंट को क्या लाई करें उसको क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु कहते हैं। रेखा भी क्या है मेरा? परिभाषित है। समतल भी क्या है? परिभाषित है। तो मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी अपरिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और शेष दो भुजाओं में एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो पूछ रहा है हमसे कि अन्य दो भुजाओं का लंबाई क्या होगा? देखिए मेरे पास कैसा कोण दिया है? त्रिभुज दिया गया है समकोण। समकोण कहने का मतलब कि ट्रायंगल का दो साइड का बराबर हो। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो क्या ए बी सी मेरा कोई ट्रायंगल है, उसका दो साइड बराबर हो।
ए भी मेरा ट्रायंगल है, उसका क्या दो साइड बराबर हो। देखिए मेरा ट्रायंगल कैसा दिखेगा, ट्रायंगल कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए ट्रायंगल कुछ इस प्रकार रहेगा। तो देखिए फर्स्ट जो कॉर्न, कॉर्न किसे कहते हैं, कॉर्न इसी को देखिए, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 के सामने वाला क्या हो जाता है, कॉर्न। यानी कि जो 90 के सामने वाला है वो मेरा क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। और जो ये क्या, ये जो कॉर्न है उसके विपरीत क्या हो जाता है मेरा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया मेरा क्या हो जाता है, बेस। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो कॉर्न है, कॉर्न का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में मेरे से कह रहा है कि कौन कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। और जो शेष दो भुजाओं है एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए मान लेते हैं कि मेरा जो लंब है, माना कि लंब कितना है, 20 सेंटीमीटर। मेरे पास आधार क्या बन जाएगा, आधार क्या दूसरे से 5 ज़्यादा है, यानी कि P+5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को इस रिलेशन में लगा देना है, यानी कि मेरे पास क्या कॉर्ड गिवन है, लंब और आधार। इसमें हम लोग ये वैल्यू को पुट आउट करेंगे, वहाँ से क्या है मेरा पी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए कौन कितना है, 25, यानी कि 25 का स्क्वायर इसके बराबर होगा लंब के स्क्वायर। लंब कितना है, पी का स्क्वायर प्लस ये आधार है, आधार का स्क्वायर, यानी कि P+5 का स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 625 प्लस पी स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होगा ये मेरा, पी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab, यानी कि 10p। अब देखिए 25 को इधर भेजेंगे, यानी कि 625 माइनस 25 बराबर कितना बन जाएगा मेरा, 2p² प्लस 10p। ये कितना हो गया, 600 बराबर, दोनों में से p कॉमन लेंगे तो क्या p² प्लस 5 बच जाएगा। तो इसे कितना टाइम, 300 टाइम। यानी कि यहाँ से क्या देखने को मिला हमको, p² प्लस 5 है वो किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से क्या मिला मेरे को, p² प्लस 25 प्लस 10p, यानी कि क्या देखने को मिला है, 2p² 2p² प्लस 10p, 2p² प्लस 10p, 2p² प्लस 10p माइनस 600 बराबर 0, माइनस के 600 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, p² प्लस 5p माइनस 300 बराबर 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसको क्या करना है हम लोग को, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 2p² प्लस 40p माइनस 10p माइनस 600 बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसमें हम लोग दोनों में से क्या p को कॉमन ले लेंगे,
यानी कि इस दोनों में से हम लोग का पी को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग 2p को कॉमन लें तो क्या बच रहा है? p प्लस 2। और यहाँ से मैं क्या 10 को कॉमन लेंगे तो क्या p प्लस 2। दोनों में से क्या p प्लस 2 मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या? p प्लस 2 मेरा दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो क्या 2p माइनस 30 बच जाएगा। p का वैल्यू कितना मिल गया? एक 10 मिल गया और के एक क्या मिल गया? 30 मिल गया। p का वैल्यू क्या मिल गया? एक 10 और एक माइनस का 20। यहाँ से ऑप्शन नंबर से देखिए, ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है यहाँ से? यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर क्या 15 और 20। 15 और 20 कहाँ पे है? यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बगल में ये जो चित्र दिया गया है एपी का स्पर्श रेखा, ये जो एपी है उसका क्या है? स्पर्श रेखा बन रहा है। यदि एपी बराबर ओपी हो, यानी कि ये जो एपी है वो किसके बराबर हो? ओपी के बराबर हो। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ट्रायंगल ओ पी ए कौन सा त्रिभुज है? यानी कि ये जो ट्रायंगल ओ पी है वो कौन सा त्रिभुज है? तो देखिए, मेरे पास क्या दिया गया है, ये जो ए पी है वो किसके बराबर है? ओ पी। ये जो ओ पी है वो किसके परपेंडिकुलर है? ओ पी किसके परपेंडिकुलर है? ए पी के। यानी ये जो ओ पी है वो किसके परपेंडिकुलर है? ए पी के। यानी कि आर परपेंडिकुलर टू ये जो स्पर्श रेखा बन रहा है उसकी क्या है? परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा। जैसे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ओ पी ए दो साइड बराबर, यानी कि ये जो ट्रायंगल ओ पी है वो क्या एक कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, हम लोग को बताना था कि क्या ये जो त्रिभुज है वो क्या कौन सा त्रिभुज है। समझ गए? अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक कमरे की 4 दीवारों का प्लास्टर करने की लागत कितना है? 25 रुपया। यानी कि एक कमरा है उसको क्या 4 दीवार में क्या करना है? प्लास्टर करना है। उसका लागत कितना दे दिया गया? 25 रुपया दे दिया गया। और क्या दिया है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में दो बराबर एक कमरे का प्लास्टर करने की लागत कितना है? दो बराबर करने की लागत कितना है? यहाँ पे मेरे पूछ रहे हैं कमरे की लागत क्या होगी? कमरे की लागत क्या होगी? तो देखिए, अगर हम लोग को 4 दीवारों को पेंट करना है तो क्या कमरे की जो लागत है उसको हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या करेंगे? प्लास्टर करेंगे। तो देखिए 2 × एच प्लस एल प्लस बी, यानी कि इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम लोग को देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उसको क्या है? दो बराबर कमरे में प्लास्टर करना है। लंबाई चौड़ाई है उसको क्या है? दो बराबर कमरे में प्लास्टर करना है। यानी कि ये जो लंबाई है वो मेरा क्या हो जाएगा? 2h। लंबाई क्या हो जाएगा मेरा? 12। और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा मेरा? 2h। और ये जो क्या चौड़ाई है वो चौड़ाई भी क्या हो जाएगा मेरा? चौड़ाई भी क्या हो जाएगा मेरा? 2b। चौड़ाई क्या हो जाएगा मेरा? 2b हो जाएगा।
उसके बाद देखिए, ये जो 4 दीवारों को पेंट करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला है, क्या 2 इंटू 2h प्लस क्या यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू कितना है 12, यानी कि 12 प्लस 2b। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है दोनों में से क्या हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन ले लिया, यानी कि जो 2h है वो क्या एल प्लस बी के बराबर है। देखिए मेरा पास लागत कितना दिया गया है प्लास्टर करवाने में दीवारों को, लागत कितना है 25, यानी कि 4 इंटू 25, यानी कि इस कमरे का अगर जो हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 2 बराबर कमरों में क्या करना है प्लास्टर करना है, तो उसका लागत कितना हो जाएगा, उसका लागत 100 रुपया हो जाएगा। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 17 डेसीमीटर है और इसका ऊंचाई 60 डेसीमीटर है, तो उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र का आयत का परिधि क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि समानांतर त्रिभुज का आधार क्या होता है। समानांतर त्रिभुज का आधार क्या होता है, समांतर जो क्या चतुर्भुज है उसका आधार क्या हो जाता है, उसका आधार क्या हो जाता है क्षेत्रफल अपॉन ऊंचाई, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है एरिया है अपॉन में ऊंचाई यानी कि हाइट। अब देखिए कितना दिया है क्षेत्रफल कितना है 70 डेसीमीटर स्क्वायर, यानी कि 70 अपॉन ऊंचाई कितना है 7, कितना आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए समान क्षेत्रफल का आयत क्या होता है, समान क्षेत्रफल का जो आयत का परिमाप है वो क्या होता है, देखिए समान क्षेत्रफल का आयत की परिमाप, आयत की परिमाप क्या होता है, यानी कि उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इसका क्या हो जाता है आयत का परिमाप हो जाता है। अब मेरे पास एल भी गिवन है और क्या बी भी गिवन है। देखिए 2 इंटू एल कितना निकल गया मेरा, लंबाई कितना निकला 10 और चौड़ाई कितना है 7, यानी कि 17 दूना 34 डेसीमीटर। इस क्वेश्चन का मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज पर बनने वाली बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी कागज या किसी भी मान लीजिए एक समतल है इस पर क्या एक स्थित बारीक बिंदु, यानी कि इस पर एक बिंदु डाल दे तो वह क्या कहलाता है, इस पर अगर हम बिंदु डाल दें तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा वो एक बिंदु कहलाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए ये सब एग्जाम में आ चुका है और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये सब एग्जाम में आएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 संख्याओं का माध्य कितना है 18, यानी कि 5 संख्या का माध्य कितना दे दिया गया 18 दे दिया गया। यदि एक संख्या हटा दिया जाए, यानी कि इस 5 संख्या में से अगर जो हम एक संख्या को हटा दें तो माध्य कितना का हो जाता है मेरा 16 हो जाता है। तो पूछ रहे मेरा हटाई गई संख्या क्या होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में हटाई गई संख्या क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है हटाई गई संख्या क्या होगा।
चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बहुलक है 5x है और ये क्या संख्या जो मेरा क्या है 6x। मान लीजिए जो बहुलक है मेरा क्या है 5x है और ये संख्या क्या है मेरा संख्या मेरा क्या हो जाता है 6x हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो बहुलक होता है वो क्या बहुलक बराबर क्या जानते हैं हम लोग कि 3 इंटू माध्य। बहुलक बराबर क्या जानते हैं हम लोग 3 इंटू माध्यिका यानी कि 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। बहुलक बराबर हम लोगों ने क्या जाना कि बहुलक बराबर क्या होता है देखिए बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। अब मेरे पास क्वेश्चन में बहुलक गिवन है हमसे क्या माध्य निकालना है यानी कि बहुलक कितना गिवन है बहुलक मेरे क्या 5x गिवन है 3 इंटू माध्यिका कितना है मेरे पास माध्यिका कितना है 5x है -2 इंटू माध्य। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या मेरा माध्य निकल जाएगा यानी कि 6x बराबर कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15x -2 इंटू माध्य। 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 15x -6x यानी कि 2 माध्य बराबर क्या होगा 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा देखिए 9x 2 माध्य बराबर कितना होगा यहाँ से माध्य का वैल्यू क्या निकलेगा मेरा 9x अपॉन माध्य का वैल्यू क्या निकल गया 9x अपॉन 2 माध्य का वैल्यू क्या निकल गया 9x अपॉन 2। इसके बाद यहाँ से क्या मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए मेरा अगला सवाल क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 4 है तो हमसे पूछ रहा है कि क्या tan थीटा का मान क्या होगा तो हमसे क्या पूछ रहा है tan थीटा का मान क्या होगा तो देखिए मेरे पास क्या दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है 4 तो हमसे पूछ रहा है tan थीटा का मान क्या होगा तो देखिए इस 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तो देखिए इस दोनों टर्म को हम लोग एक साथ लेते हैं दोनों टर्म क्या लेते हैं एक साथ लेते हैं तो देखिए इस दोनों टर्म में देखिए 7 प्लस दोनों में 3 है 3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो इस दोनों में से हम लोगों ने क्या 3 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी कि अगर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो मेरा वैल्यू कितना हो जाता है मेरा वैल्यू 1 हो जाता है तो यहाँ से देखिए 7 प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया 1 बराबर 4 यानी कि 7 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 4 हो गया तो यहाँ से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस यहाँ पे क्या है
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मेरा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया क्या है मेरा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब देखिए, यहाँ से मेरा क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 4 माइनस 3 गया, कितना बच गया 1 बच गया। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जगह तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/4। यहाँ से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या मिल गया 1/2 मिल गया। साइन थीटा क्या मिल गया 1/2। हमसे क्या पूछ रहा है टेन थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा हम लोग जानते क्या होता है P/H। तो P मेरा क्या है 1 है और H क्या है 1। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे तो वहाँ से क्या मेरा B फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या एच स्क्वायर बराबर क्या होता है हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर कितना है एच का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो गया √3। अब हम लोग जानते हैं कि ये tan थीटा होता है वो क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है हम P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 है और बेस कितना है 3 है। इस क्वेश्चन का 1/√3 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आइडेंटिटी से क्वेश्चन है sec4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि sec4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए आइडेंटिटी क्या है sec4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इस दोनों में से हम लोग sec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में से हम लोगों ने sec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो क्या बचा sec स्क्वायर थीटा -1। देखिए हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है मेरा sec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। और ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाता है sec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है मेरा tan स्क्वायर थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, ये मेरा बन गया। तो देखिए ये क्या पे है tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा का वैल्यू क्या दे दिया 1/2 और कॉस बीटा का क्या 1/2। तब से पूछ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए साइन जो अल्फा है उसका वैल्यू क्या है 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 1/2 कब होता है साइन में 1/2 कब होता है जब मेरा साइन कितना हो थीटा बराबर कितना हो 30 डिग्री हो, यानी कि साइन 30। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया मेरा यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया मेरा 30 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कॉस बीटा जो है उसका वैल्यू क्या है 1/2। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 1/2 कब होता है जब मेरा कॉस का वैल्यू क्या है थीटा का वैल्यू कितना हो जब मेरा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो, उस केस में क्या कॉस 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से मेरा बीटा का वैल्यू कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा।
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या? अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? अल्फ़ा का वैल्यू 30 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 60 है। कितना आ गया मेरा? 90 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन था सेट 1 का उसको क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पहले आ चुका है और आएगा भी आगे। देखिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार अपने से अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।